गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं उनके बारे में। आज हम लोग स्पेशली बात करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड। तो हम लोगों को कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है, ये बात हम लोग यहां से डिस्कस करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा अभी तक का पैटर्न आप लोगों का चल रहा है, 37 टोटल क्वेश्चंस हम लोगों के यहाँ आते हैं। इसमें से 20 क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। इसमें जो डिफरेंट सेक्शन आप लोगों को मिलेंगे वो ए बी सी डी सेक्शन 4 मिलते हैं। सेक्शन ए की बात हम लोग कर चुके हैं। अब सेक्शन बी की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां हम लोगों को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं। सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं और सेक्शन डी में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल चॉइस हम लोगों को कोई भी नहीं मिलती, सबको पता है। बाकी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस चेंज होती हैं सीबीएसई की, तो मैं यही कहूंगा कि जब भी आप एग्जाम अपना करने बैठ रहे हैं तो गाइडलाइंस को जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लें। इवन दैट, जैसा नोट्स पढ़ते समय मैं आपको बताता हूं कि कोई भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, एन सर्कल कर लीजिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका क्वेश्चन पेपर आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आप उस पर अंडरलाइन करते हैं, एन सर्कल करते हैं, तो कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसके ऊपर फॉर्मूले लिखते हैं आप लोग, कोई डेफिनेशन लिखते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो वो गलत है। वो सब आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास आंसर शीट होती है, आंसर शीट में कोई भी रफ शीट आप लोग लेकर के यूज कर सकते हैं, बैक साइड में या लेफ्ट साइड में या व्हाटएवर। लेकिन क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक्सेप्ट रोल नंबर आपको कुछ भी नहीं लिखना होता, लिखना भी नहीं चाहिए। एन सर्कल कर सकते हैं आप, अंडरलाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल चॉइस कोई भी नहीं होती, लेकिन हाँ, इंटरनल चॉइस की बात करते हैं तो हम लोगों को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलती है, 3 मार्क्स में भी इंटरनल चॉइस मिलती है, और जनरली जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं इन तीनों में ही इंटरनल चॉइस मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है, कैसे सजेस्ट हमें चूज करना है, उसके लिए क्या सजेशंस हो सकते हैं, ये बात अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां मैं एट ऑल फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो टेंटेटिव क्वेश्चन है, जिसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कंटेंट यही रहेगा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, यहां क्वेश्चन वही रहते हैं, बस इनकी वेटेज में कई बार कुछ चेंजेस आते हैं। वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्वेश्चन का जो थ्योरी पार्ट है उसको बढ़ाना होता है या कम करना होता है। जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, अलग कलर से दे रखा है, वो तो आपको लिखना ही लिखना है, क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए या 3 मार्क्स में आए। क्वेश्चन पेपर की डिजाइन में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही बेसिकली हम लोगों के बनते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है 2+3 का। पेपर की वेटेज के अकॉर्डिंग कितना न्यूमेरिकल आएगा, कितना कॉन्सेप्चुअल आएगा, ये बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हम करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर हमने अभी पीछे दिया था उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, हमें कैसे लिखना है और किन चीजों को एम्फेसाइज करना है, ये दो बातों पे विशेष रूप से हम लोगों को यहाँ पे सोचना होगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 मार्क्स का है। मैंने यहाँ पे दे रखा है, लेकिन सीबीएसई में वो इस तरीके से नहीं देता, सिर्फ आपको सेक्शन देता है, सेक्शन ए है, बी है, सी है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को ध्यान रखना होता है। If a body gives out 10 to power 9 electrons every second, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 10 to power 9 कह सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मेरे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, 1.6 इंटू 10 to power -19 कूलम है, वो भी विद नेगेटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन है। एवरी सेकेंड यानी टाइम जो है वो 1 सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स। ये इंफॉर्मेशन मेरे को दे रखी है, पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए। अब वो पूछ क्या रहा है, मेन बॉडी क्वेश्चन की क्या है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे रखा है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन मिलता है। वो 1 कूलम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता है। फॉर्मूला हमारा वही है, क्या, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। अब इसी को उसने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है क्योंकि 2 मार्क्स में दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, निकालना बड़ा आसान सा काम हो जाता है। मेरे को टोटल चार्ज 1 कूलम दे रखा है, इक्वल्स टू
मैं माइनस की बात करता हूं, n मेरे पास में है कितना 10 टू पावर 9 पर सेकेंड, यानी अपॉन 1 सेकेंड। और डियर स्टूडेंट्स क्या पूछ रखा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मेरे पास है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब यहां से नो डाउट ये जो टाइम t है ये 1 सेकंड का मेरे को दे रखा है और टोटल टाइम उसने पूछा है इसके लिए, तो यहां t मेरे को वेरिएबल यूज करना है। अब इस t की वैल्यू मैं बड़े आराम से निकाल पाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन मैंने यहां दे रखा है, आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे आंसर आपका निकल के आ जाएगा। जो मुझे यहां एम्फेसाइज करना है वो ये बात करनी है कि टाइम मेरा निकल के आ गया 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकेंड्स। अब मैं अपना आंसर यही लिमिट कर सकता हूं, मतलब इसके आगे मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है। ये एक अलग बात है, जैसा मैं आपको बार बार इंडिकेट करता हूं कि भैया हर क्वेश्चन के बाद आपको 2 लाइनें खाली छोड़नी है। वो इसलिए खाली छोड़नी है कि अगर एंड में आपके पास टाइम बच रहा है, कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो वहां पे दे सकते हो। बाकी दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं जनरली उनको अलग अलग करके सेपरेट करने की जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर की बढ़ जाती है और उससे स्किपिंग नहीं होती आपके क्वेश्चन की और आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए हमेशा 2 आंसर्स के बीच में 2 लाइनों का गैप आपको जरूर छोड़ना चाहिए, 3 का भी छोड़ सकते हैं। तो यहां जो मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल रहा है वो मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स क्या, सेकंड्स में 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 सेकंड्स। अब देखिए ये वाला जो स्टेप है ये एक तरीके से यहाँ पे अनवांटेड है, मैंने रखा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में होता, वो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपसे पूछता तो नो डाउट आपको आगे का पार्ट भी करना था, लेकिन 2 मार्क्स में अगर आप यहीं पे अपना आंसर छोड़ देंगे तो चलेगा। लेकिन ये सेकंड लिखना बहुत जरूरी है, एसआईयू सिस्टम की यूनिट है, यहाँ पे देना ही है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली इस क्वेश्चन को देने के पीछे उसका मोटिव क्या था, उसने पूछा नहीं है आपसे, लेकिन अगर वो इसको केस स्टडी बेस में आपको 4 मार्क्स में दे देता है, आपको 3 मार्क्स में दे देता है, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को बताना चाहिए। अगर आप नहीं भी बताते हैं तो आपको पता तो जरूर होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, डियर स्टूडेंट्स 1 कूलम चार्ज की अगर मैं बात करता हूं तो उसको 198.18 ईयर यानी अराउंड 200 ईयर्स लगते हैं। यहां पे यही सिग्निफिकेंस दे रखी है, 10 फ्रॉम ए बॉडी एमिटिंग 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। देखिए 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड भी कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली पर सेकंड दे रही है हमको, इसके बावजूद लगभग 200 साल लग जाएंगे एक कूलम चार्ज मिलने में। तो एक कूलम कितना बड़ा चार्ज होता है जो एसआईयू सिस्टम की यूनिट में आता है वो हमें यहां से पता लगता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्वेश्चन की क्या है ये बात मुझे पता होनी चाहिए। 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से ये बात आपको वहां पे लिखनी भी है। अगर आप 2 मार्क्स में यहां पे ये जो नीचे वाला पोर्शन जो मैंने यहां पे ये हाईलाइट किया अभी किया है, आपके सामने सेलेक्ट किया है, ये वाला छोड़ भी देंगे तो चलेगा, लेकिन आपको बच्चों पता होना चाहिए। तो मैं यहां क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन ये भी साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कितना लिखना है। डियर स्टूडेंट्स अब देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर एक ऑप्शनल पार्ट भी है। अब दोनों पार्ट में से कौन सा पार्ट आपको चूज करना चाहिए था करने के लिए, यह बात यहां जरा समझने की है। 2 मार्क्स में दोनों क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको समय कम लगता है, जिस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल थिंग ज्यादा है, कैलकुलेशन आसान है, वो क्वेश्चन आपको यहां पे चूज करना चाहिए। कभी गलती से भी दोनों पार्ट करने की कोशिश ना करें, एग्जामिनर को तुरंत पकड़ में आ जाता है और जब वो पूरा क्वेश्चन चेक करने के बाद इस चीज को महसूस करता है कि बच्चे ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, उसने तो दोनों ही पार्ट कर दिया, ऑप्शनल पार्ट भी कर दिया, तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट आपके बारे में लेता है। इवन दैट अगर आप ऑप्शनल पार्ट को यहां पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लिख भी देनी चाहिए क्या, क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शनल पार्ट। तो दोनों में सिलेक्शन के लिए आपको पता लग गया कैसे करेंगे। आप दोनों क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, पहले ये देखेंगे किसमें कैलकुलेटिव पार्ट कम है, किसमें हमें कम लिखने से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, कौन हमारा टाइम बचा देगा। रिलेशन इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 point charges plus 4 microcoulomb and plus 1 microcoulomb are separated by a distance of 2 meter in air। देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है, एयर इंफॉर्मेशन है, 2 मीटर सेपरेशन है,
दो चार्जेस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप अपने दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग चार्ज। अब देखिए लाइन जॉइनिंग चार्ज की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई बार ये आता है कि भैया इन दोनों चार्ज के बीच में ही कोई पॉइंट होगा। लाइन जॉइनिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, वो इस चार्ज के आगे भी हो सकता है, इस चार्ज के पीछे भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट लाइन जॉइनिंग का मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो ये बात मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग में रखनी चाहिए। at which the net electric field of system is zero। net electric field of the system, सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब दोनों ही चार्ज की वजह से जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो क्या है? जीरो है, ऐसा कह रहा है आपका क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स यहां कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीजें बनती हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब मैं इस डायग्राम के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीजें आपको यहां से सीखनी चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तो मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या है ये डायग्राम हमने दिया यहां अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, प्लस माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम हमने यहां ले लिया। दूसरा हम लोगों ने ये +1 माइक्रोकूलम यहां पे ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स इस लाइन ज्वाइनिंग पे 3 लोकेशन मेरी हो सकती हैं, जैसा मैंने बताया था। एक तो इन दोनों के बीच में, बीच का मतलब सेंटर बिल्कुल भी नहीं है, बीच में मतलब कहीं भी एक पॉइंट में ये ले सकता हूं, एक पॉइंट इस साइड पे ले सकता हूं, एक पॉइंट इस साइड में ले सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स देखिए जरा होगा क्या। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं पहले, इस पॉजिटिव की वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन भी ये होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, सब लोग जानते हैं। अब किसी भी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये पॉइंट यहां हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर मैं यहां देखता हूं Q2 की वजह से मेरे पास ये डायरेक्शन होगी, Q1 की वजह से ये डायरेक्शन होगी, अगेन दोनों मेरे सेम डायरेक्शन में है। तो इस लाइन ज्वाइनिंग पे आउटवर्ड यहां भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की नेट वैल्यू जीरो हो। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? बीच में कोई भी पॉइंट, बीच का मतलब अगेन जस्ट नॉट इन मिडिल, कोई भी पॉइंट हो सकता है। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें तो देखिए E2 की डायरेक्शन ये है, E1 की डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो हो सकता है। इसका मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे पहले ही क्लियर होना चाहिए कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों चार्जेस के बीच में ही, बीच का मतलब अगेन मिडिल नहीं है, बीच में मतलब कहीं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो हो सकता है, आउटसाइड जीरो नहीं होगा। इसी तरह से अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तब भी बीच में जीरो हो सकता है, आउटसाइड कहीं भी जीरो नहीं होगा। अब अगर इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता और एक नेगेटिव चार्ज होता तब बच्चों क्या होता? तब देखिए जरा केस कैसे बनता। मान लीजिए ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब इस पोजीशन पे अगर मैं देखता हूं तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये डायरेक्शन होती और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये डायरेक्शन होती, तो यहां पे जीरो हो सकता था अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर मैं दूसरी तरफ देखता हूं तो डियर स्टूडेंट्स ये Q1 की वजह से मेरी ये डायरेक्शन होती और जो Q2 चार्ज है इसकी वजह से मेरी ये डायरेक्शन होती। इसका मतलब यहां भी जीरो हो सकता था। तो अगर दोनों मेरे अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली आउटसाइड मेरा न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, यानी जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है वो पॉइंट मेरे को मिलेगा। और अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो ऑब्वियसली इसके बीच में नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्चुअल अगर आपका क्लियर है तो आप इनिशियली जो डायग्राम बनाओगे उसमें अपने आप से इस पॉइंट की लोकेशन ले लोगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये वाला पॉइंट बड़े चार्ज के नजदीक होगा या छोटे चार्ज के नजदीक होगा ये भी मुझे देखना है। मैंने अकॉर्डिंग टू साइन तो ये बता दिया, अब अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड बात करते हैं। ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बड़ा है, वहां से दूर होगा ये न्यूट्रल पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी।
तो ये बात मेरे को ध्यान रखनी है, इसके बेसिस पे मैंने अपना डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन उसमें सारी चीजें तो हमें नहीं रखी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, दोनों चार्ज दे रखे हैं, साइन दे रखा है, वैल्यू दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक चार्ज को बेस करते हुए ये x डिस्प्लेसमेंट अपार्ट ये अपना न्यूट्रल पॉइंट चूज कर लेंगे जहां पे e इक्वल टू 0 है। हमने चूज किया है, लेट किया है, एज्यूम किया है। रिमेनिंग डिस्टेंस ऑब्वियसली टोटल डिस्टेंस माइनस जो हमने लेट किया है। एक बात यहां और भी समझनी है, डिस्टेंस की यूनिट आप ऐसा यूनिट सिस्टम की ही चूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे मेरे को क्या करना है, E1 निकालना है, यहां पे मेरे को E2 निकालना है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ही, मैं पहले ही बता चुका हूं। जहां इनके मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब मेरे को सिंपल सा E1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू E2 प्लेस करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वैल्यू डालनी है। अब जब तक मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्मूला याद नहीं है तो निश्चित सी बात है मैं परेशान हो जाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगा। KQ ओवर R स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। K यहां पे चूंकि उसने कहा हुआ है वैक्यूम है, तो वैक्यूम और एयर के लिए आप लोग सिंपल सी वैल्यू 1/4πε0 ले सकते हैं। अगर यहां कोई मीडियम होता तो एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई आपको यहां भी करना होता और यहां भी एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई करना होता। पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा मीनिंग बनता नहीं है क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कैंसिल आउट होने ही वाला है, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन कराने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन से नहीं होता, सॉल्यूशन तो आपकी बुक में भी बहुत सारी जगह दे रखे होते हैं। उसका सीधा सा मीनिंग होता है कि क्वेश्चन में कौन कौन सी लूज पोल्स हैं, उनके बेसिस पे क्या क्या चीजें हम लोग रिकॉल कर सकते हैं और करनी चाहिए हमें। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने फॉर्मूला प्लेस किया। अब Q1 चार्ज से जो डिस्प्लेसमेंट था वो x था तो मैंने x स्क्वायर यहां ले लिया। Q2 चार्ज से जो डिस्प्लेसमेंट था वो 2 - x था तो उसका स्क्वायर ले लिया। अब देखिए ये वाला कांसेप्ट कैंसिल आउट हो गया। इवन दैट 10 टू पावर -6 जो माइक्रो की वजह से आ रहा था ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद भी इसको सॉल्व करने में ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और करना शुरू कर देते हैं, ऑब्वियसली फंस जाएंगे। मैथमेटिक्स की ट्रिक छोटी सी आप लोगों को यहाँ पे यूज करनी है। क्या करना है बच्चों, इस साइड को और इस साइड को दोनों को ही स्क्वायर रूट कर देना है। जैसे ही आप स्क्वायर रूट करेंगे ये कंपैरेटिवली कैलकुलेशन काफी कॉम्पैक्ट हो जाएगी और आप ये देखेंगे कि आपको इस तरह के जब क्वेश्चन मिलते हैं तो कॉन्सेप्ट में उसने बहुत कुछ पूछ लिया आपसे, फिजिक्स की बात पूछ ली, वो मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन आपकी ऐसे नहीं देने वाला कि आप उसमें फंस जाओ, लेकिन हाँ ट्रिक तो आपको पता होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ जनरली ऐसी वैल्यूज मिलती हैं जिनका स्क्वायर रूट आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। नीचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नीचे तो स्क्वायर रूट हो ही जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर में भी यहाँ 1 है और यहाँ 4 है तो आप समझ गए होंगे इजीली इसका स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x की दो वैल्यू निकल के आती हैं, एक x = 4 मीटर निकल के आता है और एक x = 4/3 मीटर निकल के आता है। अब इसमें जरूर मुझे सोचना होगा कि मैं क्या करूं, ये मैथमेटिक्स है, ये नहीं जानता कि फिजिक्स की बात क्या होती है, ये तो सिर्फ एक लैंग्वेज है। x = 4 मीटर को पहले मैं डिसाइड करता हूं। तो देखिए यहां से ये पॉइंट A से मैंने x डिस्कस किया था तो 4 मीटर मेरा यहां कहीं बाहर आएगा, बोर्ड से भी बाहर आएगा 4 मीटर। अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं बच्चों, तो ये बाहर वाले पॉइंट पे तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर ये इधर आता तब भी 0 नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये वैल्यू तो मेरे को डिस्कार्ड करनी ही पड़ेगी। x = 4 मीटर तो मैं ले ही नहीं सकता, कॉन्सेप्ट मेरा नहीं फुलफिल हो रहा। हाँ x = 4/3। अब इसको भी कैलकुलेट करते समय ये देख लो कि भैया ये 2 मीटर से कम है कि नहीं। कभी ऐसा ना हो कि आपका फ्रैक्शन में तो आ जाए और ये 2 मीटर से ज्यादा हो, 2 मीटर से ज्यादा हो तो फिर यहां पर पहुंच जाएगा ये बच्चों। अब 4/3 की बात करते हो तो अराउंड ये 1.333 आता है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है यहां से 1.333 हो सकती है बिकॉज ऑफ टोटल डिस्टेंस 2 मीटर थी। कहने का मतलब अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल के रखो बच्चों, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो निश्चित रूप से थोड़ा सा ध्यान से करो कि ये पॉसिबल भी है या नहीं है। तो यहां से आप लोगों ने x की दो वैल्यूज निकाली और कॉन्सेप्चुअली आपने बता दिया कि x की वैल्यू 4/3 मीटर हो सकती है। अब इस सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे ये भी जरा समझ लीजिए। जो मैंने यहां आपको अभी बताया था कि x = 4 मीटर क्यों नहीं हो सकता, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। इट्स योर चॉइस, अगर आपके पास टाइम है तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है आप इसको एग्जाम में लिखेंगे, अगर टाइम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ना लिखें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है
ये तो आपको लिखनी ही है। Hence electric field will be 0 at x equals to 4/3 मीटर to the right of plus 4 माइक्रो कूलम। देखिए डायग्राम के ऊपर आपने मेंशन किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर यहां से देख भी लेगा, लेकिन ये आपकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहां अपने आंसर में क्लियरली इस बात को हाईलाइट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, रेड से जो मैंने लिखा है इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लिख देंगे बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये जो मेरा मेजेंटा कलर वाला कॉन्सेप्ट है, वॉयलेट कलर वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको जरूर लिखना है। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोनों ही क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, दोनों ही न्यूमेरिकल हैं। इंटरनल चॉइस किस तरह से आती है ये बात भी आपको क्लियर होगी। एक बात और भी आप यहां से देखेंगे, दोनों ही क्वेश्चन में टेक्स्ट के अंदर एक ऐसी बॉडी है जो आपको क्या एक केस बना के देती है, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस बना के देती है, जो आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाने की कोशिश करती है। यहां 200 साल का कॉन्सेप्ट आ रहा था, जो 1 कूलम चार्ज है वो कितना बड़ा होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा था। और यहां अगर मैं नीचे देखता हूं बच्चों, तो यहां ये कितने सारी कॉन्सेप्चुअल बातें बता रहा है कि x इक्वल्स टू 4 मीटर पे हमारा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 क्यों नहीं हो सकता। तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन था। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कोई इंटरनल चॉइस नहीं है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। जिस सीक्वेंस में वो हमसे जितनी बातें पूछ रहा है, एक बात फिर समझ लीजिए, जिस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी आपको मिलेंगे यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन, नो डाउट उनमें काफी ज्यादा आपको लिखना होता है, सिर्फ लिखना है, रोड मेमोरी से निकाल के लाके रखना है। लेकिन जिन क्वेश्चंस के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, कैलकुलेशन होती है, उनमें आपको कंपैरेटिवली कम लिखना होता है और मार्क्स की वेटेज कंपैरेटिवली उसकी आपको ज्यादा मिल जाती है। तो डिस्टेंस पहले दोनों ही क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा ट्रिक था, थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस था, दोनों में केस बन रहा था। अब इस क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे भैया क्या है, कोई भी बता देगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, लेकिन ध्यान रहे पहला आपने हेडिंग देना है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, फिर इसके बाद में कहता है डिफाइन डाइपोल मोमेंट, दूसरा आपने हेडिंग देना है डाइपोल मोमेंट का, एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। अब तीसरा पॉइंट तो आप नहीं देंगे, लेकिन आप अलग पैराग्राफ बनाएंगे, एसआई यूनिट ऑफ, गिव सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। अब आपको एग्जांपल्स लिखने हैं, तो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ होगा एग्जांपल्स। समझ गए होंगे भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो देखिए 1 2 3 4 पॉइंट्स आपके बन गए। व्हाट आर द आइडियल और पॉइंट डाइपोल, लास्ट आपकी डेफिनेशन होगी आइडियल डाइपोल। तो बच्चों देखो 2 मार्क्स में उसमें 1 2 3 4 5, अब कुछ बच्चे तो परेशान हो जाएंगे, वो तो कहेंगे सर हम तो हमारे तो स्कूल में ना 2 मार्क्स में सिर्फ यूनिट पूछी गई थी। अरे भैया ठीक है, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा तो 2 मार्क्स में इतनी सारी चीजें वो पूछ ले तो कोई इसमें हैरानी वाली बात नहीं है। ये एक डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर कि क्वेश्चन पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी को एक बार डिसाइड करने के लिए वो इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स में रखता है या 2 मार्क्स में रखता है। 5 मार्क्स में तो कभी हो ही नहीं सकता, 1 मार्क्स में कभी हो ही नहीं सकता, तो या तो 2 में होगा या तो 3 में होगा। 2 में है थोड़ा ब्रीफ कर सकते हो आप लोग, लेकिन हेडिंग तो सारे डालने ही पड़ेंगे। 3 में है थोड़ा एलोबरेट करके लिख सकते हो, मैंने यहाँ एलोबरेटेड फॉर्म में आपको आंसर दिया है। कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पे जरूर लिखनी है उन चीजों को हाईलाइट करके बताया हुआ है, बाकी लिखना कैसे है ये बात आपको दिया। देखो बच्चों, सबसे पहले उसने पूछा इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल हेडिंग दिया। हेडिंग के बाद में जो इसकी मेन बॉडी है, डेफिनेशन है, वो मेरे को यहाँ पे हाईलाइट जरूर करनी है। बाकी की चीजें मैं लिखता हूँ नहीं लिखता हूँ क्या करता हूँ, जैसे ये है इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल मत लिखो जी से, लेकिन ये तो लिखना ही पड़ेगा। क्या, a pair of equal and opposite charges separated by a small distance। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन यहां तक खत्म आपकी हो जाती है। तो अगर आपके पास में टाइम कम है या पेन में स्याही कम है तो ऐसी स्थिति में यहां आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में एप्रोप्रिएट टाइम है, आपकी राइटिंग की स्पीड अच्छी है, तो आपको पूरा लिखना चाहिए। देन आफ्टर जैसा मैंने बताया था, सेकंड हेडिंग आपका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट की डिफाइन क्या है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए स्ट्रेंथ को आपने यहां पे हाईलाइट करना है, फिर इसके बाद में डिफाइन देनी है। अब ये इतनी सारी जो मेन बॉडी है इसमें से आप कुछ चीजें छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ आपको जरूर लिखना है। वेक्टर क्वांटिटी है ये बात आपको जरूर बतानी है।
अब इसके बाद में जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन आपको जरूर बताना है। देन आफ्टर एक फॉर्मूले की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में आप लोग डायपोल मूवमेंट की स्ट्रेंथ को बता सकते हैं, और वो क्या होती है? डायपोल मूवमेंट दैट इज द स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डियर स्टूडेंट, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये आपको जरूर लिखना है। अब ये बीच वाली जो बॉडी है ये आपको समझाने के लिए है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन डायपोल मूवमेंट हेडिंग जरूर होगा, स्ट्रेंथ वर्ड जरूर होगा, वेक्टर जरूर होगा, डायरेक्शन के बारे में बात जरूर होगी, इसके डायग्राम आप दे देंगे सो फार सो गुड, वरना तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये आपको जरूर ही देना होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर ये फॉर्मूला है, इट्स योर चॉइस, आप फॉर्मूला देते हैं बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए आपके पास में टाइम कम है, लास्ट में चलते चलते आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो भैया बिल्कुल मत दो डेफिनेशन, बस डायग्राम दो, हेडिंग डालो, डायग्राम दो, डायरेक्शन वेक्टर से शो कर दो और ये फॉर्मूला लिख दो। ये तब की बात है जब आपको लगता है कि मेरा तो पेपर छूट गया, तो छूटना नहीं चाहिए, आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना ही है। कई बार क्या होता है कि बच्चे ना बैक साइड से क्वेश्चन पेपर को करना शुरू करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कई बार उनको लगता है कि छूट जाएंगे क्या, तो आपको वहां क्वेश्चन पेपर छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हर हेडिंग को लिखना है, सब हेडिंग को लिखना है, लेकिन आप उसकी जो बॉडी है उसमें टेक्स्ट को कम कर सकते हैं। तो क्या क्या आपने कम करना है, क्या क्या जरूर लिखना है, अब ये चीज भी आपने जरूर लिखनी है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लिख देंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। एसआई यूनिट देखिए, अगेन यहां पे हाईलाइट करना चाहिए आपको एसआई यूनिट। अब ये पूरी डिफाइन आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं लगता, लेकिन आपको कूलम मीटर ये जरूर लिखना है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स की बात आती है, तो आप हेडिंग प्लेस करेंगे, अगला पैराग्राफ बनाएंगे निश्चित रूप से, और पैराग्राफ के अंदर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स में ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, अब 2, 3, 4 कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, जैसे H2O है, HCl है, C2H5OH है, CH3COOH है, ठीक है। तो आप लोग इसमें से 4 नहीं देते, 2 दे देंगे चलेगा, क्योंकि 2 मार्क्स में उसने कई सारी चीजें पूछ रखी हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ एग्जाम्पल और डिफाइन 2 ही चीजें पूछे 2 मार्क्स में, तो 4 एग्जाम्पल आपको देने ही पड़ेंगे, या क्वेश्चन की वेटेज 3 मार्क्स की होती है तो आपको 4 एग्जाम्पल देने ही चाहिए। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स आइडियल और पॉइंट डायपोल की बात हम लोग करें, तो देखिए यहां भी फिर हेडिंग तो हमने डाल ही दिया नया पैराग्राफ लेकर के। यहां इन 2 चीजों को हाईलाइट करना है कि आइडियल या पॉइंट डायपोल जो होता है, एक तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों चार्जेस के बीच का 2a वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यानी छोटे से छोटा होना चाहिए, और एक जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इंफिनिटी यानी जितना बड़े से बड़ा हो सके उतना होना चाहिए। तो दैट्स द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आइडियल और पॉइंट डायपोल की पूरी डेफिनेशन तो हमने यहां पे मेंशन की हुई है, आगे ये दे रखी है, लेकिन ये बात आपको हाईलाइट करके दे देनी चाहिए। आपने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद में लिखा फॉर आइडियल डायपोल 2a टेंड्स टू 0 एंड q टेंड्स टू इनफिनिट, ये बात आपको जरूर एक बार से वहां पे लिखनी है। अब डियर स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं तो ये डिफाइन की बात आ गई। Dipoles associated with individual atoms or molecules may be treated as ideal dipoles। डिरेक्शन देखिए, अगेन फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है आपके बिहेवियर की साइंस। आपने डायपोल पढ़ लिया, आइडियल डायपोल पढ़ लिया, लेकिन वो डायपोल और आइडियल डायपोल लगेंगे कहां, आप उसको यूज कहां कर सकते हो थ्रू आउट फिजिक्स या केमिस्ट्री? तो देखिए ये अगेन जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कि भैया आइडियल डायपोल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां लगता है? वो लगता है इंडिविजुअल एटम्स या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में। यानी आपने एक मॉलिक्यूल HCl का ले लिया तो आप उसको आइडियल डायपोल मान सकते हो। आपने अगर मान लीजिए यहां पे कोई एटम कंसीडर कर लिया तो उसको एज डायपोल आप ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स ये ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, नो डाउट, और हमने एलोबरेट किया हुआ है क्या? An ideal dipole is specified only by its location and a dipole moment as it has no finite size। तो आइडियल डायपोल का कोई फाइनाइट साइज नहीं होता, तो उसको हम लोग जो रिकॉग्नाइज करते हैं वो उसकी लोकेशन की हेल्प से ही करते हैं, या डायपोल मूवमेंट जिसको हम स्ट्रेंथ कह रहे थे उसके हेल्प से करते हैं। तो नो डाउट
डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, इंफॉर्मेशन बहुत सारी हो गई। अब मैं ऐसा मानता हूं कि अगर डायपोल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली इन चीजों में आपका सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। जब तक ये कॉन्सेप्चुअल आपका क्लियर नहीं होगा, निश्चित रूप से आप न्यूमेरिकल तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए न्यूमेरिकल करने से पहले ये कॉन्सेप्चुअल आपको करना चाहिए। लेवल 1 का आप लोगों का ये क्वेश्चन पेपर है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत सारी चीजें हम लोगों को ये बताएगा क्या क्या है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ड्राइव करना है किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो हमें एम्फेसाइज करना है भैया, डेरिवेशन देना है, नंबर 2 पोटेंशियल के लिए देना है। अब कोई बच्चा क्या करता है, पोटेंशियल को ध्यान से नहीं पढ़ता, वो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन दे देता है। भैया क्यों? उसने पूछा है पोटेंशियल, तो आप पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन क्यों दोगे? इसलिए ऑलवेज रीड योर क्वेश्चन केयरफुली। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, हालांकि अब कंप्यूटर का युग है तो बच्चे थोड़े होशियार हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, तो ऐसी गलतियां करते नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा यहाँ एक मोटिव होता है कि आपको मैं अवेयर कर दूं। क्या कहता है ये? एट ए डिस्टेंस आर, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं छोड़ी, आपके फाइनल आंसर में, फाइनल डेरिवेशन में आर ही आना चाहिए। इट इज नेसेसरी हियर। ए पॉइंट चार्ज क्यू, जब चार्ज की बात करेंगे तो स्मॉल क्यू ही आपने कंसीडर करना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पोटेंशियल? लास्ट में उसने यहां पे एक राइडर और दे दिया कि वो इस पोटेंशियल की नेचर पूछ रहा है। तो बच्चों ये मेन बॉडी है क्वेश्चन की, इसके अंदर क्या क्या मुझे देना है, क्या क्या उसने पूछा है, किस सीक्वेंस में पूछा है, ये बात मुझे क्लियर हो गई होगी। अब जहां तक बात है पोटेंशियल की, तो बच्चों यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने हेडिंग डाला, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहला काम हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन को देना है। तो हालांकि यहां हमने जो एज्यूम करना है, आर है, क्यू है, क्या कैलकुलेट करना है, उन सब चीजों को यहां पे लिख रखा है। तो ये ब्लैक पोर्शन जो है आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पास टाइम कम है तो। और टाइम अगर अप्रोप्रिएट है तो आपको सारी चीजें ये लिखनी ही चाहिए। डिफाइन मस्ट है, जिसको मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा है। Electric potential is the amount of work done in bringing a unit positive charge. Dear students, unit भी लिखना है, पॉजिटिव भी लिखना है, चार्ज भी लिखना है। फ्रॉम इंफिनिटी टू, ये भी आपने लिखना है। कहां से लेके आओगे? इंफिनिटी से। अब ये इंफिनिटी क्या है जी? इंफिनिटी भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से बाहर का कोई भी पॉइंट है। मान लीजिए ये मेरे पास क्यू चार्ज है। अब इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सपोज यहां तक है, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट यहां पे हो, या यहां पे हो, या यहां पे हो, या यहां पे हो, ये सब इंफिनिटी रीड होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहां पे मेरे को 1 कूलम लेना है। आपको ये मत कहना कि पहले क्वेश्चन में 1 कूलम बहुत बड़ा था, बिल्कुल था, लेकिन मेरा ऐसा ही सिस्टम का जो मेजर है वो 1 कूलम है, तो 1 कूलम लूंगा। सीजीएस में लेता हूं तो 1 स्ट्रेट कूलम लूंगा। इसको मैं लेके आ रहा हूं जी कहां तक? किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, जिस पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है? कैसे लेके आ रहा हूं? विदाउट एक्सेलरेशन लेके आ रहा हूं, यानी यहां से जब मैं इसको लेके आऊंगा तो एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से मैं इसको लेकर के आऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफाइन का। तो आई होप सो आप ये डिफाइन दे देंगे। देन आफ्टर ये डायग्राम मस्ट है भैया, डेरिवेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। यहां पे आपने प्लस क्यू चार्ज लिया, पी पॉइंट ले लिया, डिस्प्लेसमेंट आर अपार्ट, क्योंकि उसने आपके क्वेश्चन के अंदर ही आर दे रखा है, फाइनल आंसर में आर ही आना चाहिए। ये इंफिनिटी दिखा दिया, ये क्यू नॉट आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसने शो कर दिया। इसको अंदर की तरफ लेके जा रहे हो, विदाउट एक्सीलरेशन लेके जा रहे हो, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दिखा दिया। अब कैलकुलेट करने के लिए इस डिफाइन से ही सारा कुछ मेरे को मिल जाता है। क्या भैया? मैं वर्क डन निकालूंगा, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है? f इंटू dx। अब यहां भी ध्यान रहे f वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब डियर स्टूडेंट्स f की डायरेक्शन क्या है? देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, उसने क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स होगा अवे फ्रॉम, बाहर की तरफ होगा, रिपल्सिव फोर्स है, और लेके आ रहे हो आप अंदर की तरफ, इसको dx है आपका अंदर की तरफ।
तो नो डाउट यू हैव टू राइट हियर एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। तो बच्चों ये दो स्टेप आपके जरूर आने चाहिए। आप इसको थ्योरेटिकल लिखते हो या नहीं लिखते हो वो एक अलग बात है, वो डिपेंड करता है आपके पास में टाइम कितना है। अगर आप सही से मैनेज करके चलोगे, पहले इंग्लिश का पेपर आपका सीबीएसई में हो ही जाता है तो आपकी स्पीड आ जाती है, आप सारा लिख सकते हो, जितना मैंने दिया है पूरा लिख सकते हो, 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। और यही नहीं, पूरा लिखते हो तो उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आगे अगर किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा कम आता है, आप पूरा नहीं एलोबरेट कर पा रहे हो, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, एक हेलो इफेक्ट भी बन जाता है। इसलिए आपको जहां आता है वहां पे जो हिंदी में मैं कहूंगा सार गर्भित चीजें हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो मतलब की चीजें हैं, वो जरूर लिखनी चाहिए। तो डिस्टेंस डायग्राम दे दिया, डेफिनेशन दे दी, हेडिंग दे दिया, ये आपने मैथमेटिकल एस्पेक्ट दे दिया। अब आगे इसको कैलकुलेट करके आपने दिखाना है, वो भी मैं शो कर देता हूं कि कैसे करोगे आप लोग। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने फोर्स का फॉर्मूला यहां पे लिखा। यहां देखिए थ्योरेटिकल मैंने आपको बताया एफ एक्स अवे फ्रॉम चार्ज क्यू और डिस्प्लेसमेंट है टूवर्ड्स 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट मेरा यहां पे आता है। तो भैया मैंने 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट भी आपको यहां पे बता दिया, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। फिर आपने ये क्या करना है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लेना है। अब इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपने क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीडब्ल्यू, लिमिट, ये माइनस का साइन आ गया cos 180 की वजह से, लिमिट इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, कहां तक लेके आ रहे हो, r तक लेके आ रहे हो, एफ डी एक्स। अब ये आपने वैल्यू डाल दी, फॉर्मूला डाल दिया फोर्स का और फिर डिस्प्लेसमेंट का। अल्टीमेटली आपने इसको डिफरेंशिएट किया, कोई स्टेप मिस नहीं किया है, सारे स्टेप एज इट इज लिखने हैं। x टू पावर -2 का जो इंटीग्रेशन है वो किससे आएगा, x टू पावर n dx इस फॉर्मूले से आएगा। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, बताओ बच्चों जल्दी से, x टू पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला आप यूज करते हो। अब इसमें अगर लिमिट्स दे रखी हैं तो लिमिट्स भी आप यूज करोगे, इंफिनिटी से लेकर के r दे रखी थी तो इंफिनिटी से लेकर के r। ध्यान रहे, जैसा मैंने बताया था फाइनल फॉर्मूले में आपका r जरूर आना चाहिए, तो यहाँ लिमिट के अंदर अगर आपका r आ गया इसका मतलब फाइनल फॉर्मूले में भी लिमिट में जरूर आ जाएगा। माइनस प्लस के साइन में कोई गलती नहीं करेगा बच्चा, ये माइनस का साइन जो आ रहा था ये आ रहा था हमारा cos 180 की वजह से। अब ये जो माइनस का साइन अंदर आ रहा है ये आ रहा है हमारा x टू पावर -2 की वजह से। तो बच्चों इस माइनस के साइन को बाहर ले लोगे तब आप इसमें लिमिट्स डालोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो आपको इस माइनस के साइन को बाहर ले लेना चाहिए, इसके बाद आपको लिमिट्स डालनी चाहिए, देन आफ्टर दिस वन। बच्चों ध्यान रहे ये आपका वर्क डन आया है, क्या आया है, वर्क डन आया है बच्चों। तो देखिए अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपसे डिस्कस करता तो आप यहां छोड़ देते, चल जाता, फिर क्यू नॉट को आप लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं कहते। यहां चूंकि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है तो आप सबको पता है कि क्यू नॉट की वैल्यू जो है वो 1 है, तो आपका 1 है, या तो आप यहां पे डिफाइन में दे दो कि क्यू नॉट इज 1 कूलम, या आप लोग इसको लिख दो कि पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज क्यू नॉट। तो आपका मन दोनों में से किसी भी तरीके से दो, मैंने यहां पे वर्क डन अपॉन क्यू नॉट लिख रखा है बिकॉज ऑफ मेरे को दो क्वेश्चन यहां एक्सप्लेन करने थे, यहां तक अगर मैं करता हूं तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये आगे मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं यहां पे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स ये मैं समझता हूं आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखिए ये रहा कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहां भी अगेन इससे हमें समझ के आया, हमने निकाला क्या, हमने निकाला क्लियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, thus the electric potential due to a point charge is spherically symmetric as it depends only on the distance, does not depends on displacement, depends on distance of the observation point from the charge and not on the direction of the point। जैसा मैंने इनिशियली आपको डायग्राम में शो किया था, क्या शो किया था बच्चों, मैंने आपको शो किया था कि भैया यहां पे चार्ज क्यू ले लिया, ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ले लिया, अब मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां है, यहां है, यहां है, सब इंफिनिटी था, अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, बस इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, सारे डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो कहीं भी पॉइंट है तो यहां पे सब पे कैसा होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर आपसे इसमें वो राइटर में पूछ लेता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, तो आप लोग यहां से इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में भी बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स और एक्सटेंशन की बात करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन को वो कितना भी टेढ़ा करके देता है तो उसका सॉल्यूशन इसके अंदर मैंने इंपार्ट किया हुआ है इस हेडिंग के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। ये फिगर मैंने दिखाई हुई है यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के वेरिएशन को लेकर के। तो कितना भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका बनेगा वो इस ग्राफ से आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने एमसीक्यूज में आपको दे रखे हैं। देखें फिगर शोज द वेरिएशन। अब ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये उसने पूछा नहीं है आपसे, आपने बिल्कुल कंपेयर नहीं करा, उसने बिल्कुल कंपेयर नहीं करा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आप कंपेयर करो, लेकिन ये आपको एक्सटर्नल पार्ट मैंने दे रखा है। देखिए क्या है, V मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। तो यहां से जो मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ते हैं वो आसानी से समझ पाएंगे। देखो बच्चों, जो 1/r² की प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ है वो रेड वाला मैंने मेंशन किया हुआ है और 1/r की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो ब्लैक से किया हुआ है। तो एक पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर r पर जो वैल्यू है वो मेरे पास पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कैसी होगी, सेम होगी। अगर मैं r को बढ़ाता हूं तो निश्चित सी बात है E की वैल्यू कम होती जाती है, V की वैल्यू कंपैरेटिवली लेस कम होती है, ऑलमोस्ट सीधा ग्राफ आ रहा है। अगर मैं r की वैल्यू को कम करता हूं, r की वैल्यू को अगर मैं कम करता हूं तो देखिए बच्चों, इसमें E में आपके वेरिएशंस कंपैरेटिवली कम आते हैं और जो आपका V है उसके वेरिएशन कंपैरेटिवली डिफर होते हैं। तो ये ग्राफ जो है मुझे जरूर अपने दिमाग में रखना चाहिए और इसके बेसिस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। वो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से सॉल्व हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था E और V के बीच का। अब हम लोग आगे बात करना चाहेंगे, एक क्वेश्चन और यहां पे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। नो डाउट ये भी क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा लंबा है, लंबा इसलिए है क्योंकि यहां पे डायरेक्ट चीजें पूछ रखी हैं आपसे। इस क्वेश्चन पेपर में जो टेस्ट मैंने दिया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन को लेकर के ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है समझिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डेरिवेशन मुझे करना है। सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ज्यादा लिखना पड़ेगा। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यही नहीं रुक जाऊंगा मैं, आगे भी पढ़ूंगा। किसका, इलेक्ट्रॉन का, अराउंड ए न्यूक्लियस, डिफाइन बोर मैग्नेटॉन। इसके बेसिस पर बोर मैग्नेटॉन मेरे को क्या करना है, डिफाइन करना है एंड फाइंड इट्स वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, इस बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू भी मुझे क्या करनी है, पता करनी है। तो इतने सारे काम मुझे करना है। देखने के लिए 3 काम ही करने हैं मुझे, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल निकालना, फिर बोर मैग्नेटॉन को बताना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अब चूंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो मेरी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो कहे या ना कहे मुझे डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कस तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। सबसे पहले हेडिंग में दूंगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। बोर ने दिया था तो बोर का नाम जरूर आएगा, बोर खुश हो जाएंगे, उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, इसलिए बोर का नाम जरूर लिखेंगे आप लोग। अब उसने बोर का जो कॉन्सेप्ट था तो ये भी हमें क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए था, तो हम हाइड्रोजन का ही कॉन्सेप्ट लेंगे। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट को मैंने यहां डिफाइन दिया, डाइपोल मोमेंट इज I into A, यानी करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अब डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर है, एरिया मेरा एरिया वेक्टर है। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिगर के अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये बीच में पॉजिटिव चार्ज ले लिया, हाइड्रोजन के लिए मैं मान लीजिए केस कंसीडर कर रहा हूं, चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन मैंने घुमा दिया, ये इसकी वी वेलोसिटी शो कर दी। अब देखिए डायग्राम आपका बहुत कुछ कह देता है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका डायग्राम ठीक से बना हुआ है तो मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैंने यहां करंट निकालने की बात की तो I इक्वल टू चार्ज बाई टाइम होता है। चार्ज यहां पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है। मैंने T से डिवाइड किया। अब T कहां से आएगा, T आएगा मेरा डिस्टेंस कवर्ड अपॉन वेलोसिटी से। डिस्टेंस क्या है, 2πr सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है वो v होगी। अल्टीमेटली करंट I की वैल्यू मेरे पास आ गई EV अपॉन 2πr। क्रॉस सेक्शनल एरिया πr², रेडियस r कंसीडर करते हुए, सारी चीजें मैंने डायग्राम के ऊपर दिखा रखी हैं आपको। डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करता हूं, I इंटू ए फॉर्मूला डालता हूं तो ये मेरे पास आ जाता है। अब ये नो डाउट मैग्नीट्यूड आया है, क्या आया है, मैग्नीट्यूड आया। अब इस मैग्नीट्यूड के बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल तो कर पाऊंगा लेकिन डायरेक्शन भी मुझे देनी चाहिए।
डायरेक्शन देखनी चाहिए, तो उस चीज को मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, पहले रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है, उसके बाद में फिर मैंने वॉयलेट कलर से दे रखा है, तो दोनों का ही मीनिंग आपको पता है। As the negative charge electron is revolving anti-clockwise, अब पर्टिकुलर डायग्राम में मैंने एंटी क्लॉकवाइज क्या दिया हुआ था, इलेक्ट्रॉन दिया था, नेगेटिव चार्ज दिया था, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन मेरी कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये बात मैंने यहां रेड से मेंशन की हुई है। इसके बाद राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दी है। तो राइट हैंड के लिए क्या करते हो बच्चों, सबसे पहले रसगुल्ला खाते हो, फिर इसके बाद राइट हैंड को इस तरह से आप स्प्रेड करते हो। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। ये प्लेन है ऑर्बिट का। अब इसमें करंट की डायरेक्शन आई ये है, तो इसके परपेंडिकुलर या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। अब राइट हैंड थंब रूल की बात करते हो तो ये जो कर्वेचर है वो करंट को दिखाता है, और जो थंब है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को दिखाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरा अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, तो मैंने यहां पे डायरेक्शन को लिख रखा है, इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए उसने इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन का स्पिन आपको बता नहीं रखा था कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, आपने अपनी मर्जी से अपने डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज लिया था। तो आपका मन, आप इसको क्लॉकवाइज लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहां पे डायरेक्शन आपको देनी ही है। इसके बाद हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं बच्चों। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उसने बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू mvr होता है, सब लोग जानते हैं। अब इसमें सिर्फ क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो, r को मल्टीप्लाई करो, आंसर दे दो। यहां से अगर आप देखोगे क्या बच्चों, दोनों इक्वेशंस के डिवाइड करने से तो म्यू अपॉन एल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल जाता है E अपॉन 2me के बराबर। सब कुछ कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। आपसे पूछा नहीं है उसने, तो आप चाहो तो इस वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हो जिसमें गायरोमैग्नेटिक रेशियो की बात आ रही है, लेकिन इनकेस पूछ लेता तो आपको यह देना था। अब डायरेक्शन की बात करोगे तो ऑब्वियसली डायरेक्शन यहां पे वही मिलेगी जो एल की डायरेक्शन। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ एल इज अपोजिट टू दैट ऑफ म्यू। एल की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक मोमेंट के या बोर मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट होगी। रेस्टोरेंट क्वांटाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, बोर का ही पोस्टुलेट है। द नेगेटिव साइन शोज दैट ये हो गया, according to Bohr quantization condition, the angular momentum of an electron is any permissible orbit is integral multiple of h upon 2 pi। अब यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करेंगे तो हम यहां पे n की वैल्यू 1 ले रहे हैं। अब ये वैल्यू हम लोगों ने प्लेस की तो L इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई हमें मिल गया। एंगुलर मोमेंटम की एक वैल्यू हम लोगों ने इस पोस्टुलेट से निकाली, एक वैल्यू हम लोग ऑलरेडी एंगुलर मोमेंटम की यहां पे निकाल चुके हैं mvr। बस इन दोनों वैल्यूज को आपने कंपेयर करना है। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक बढ़िया सा रिलेशन मिल जाएगा। बोर मैग्नेटॉन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने पढ़ा था ऊपर बोर मैग्नेटॉन ही था, बस इसमें n की वैल्यू को आपने 1 डालना था। अब डिफाइन क्या देंगे, डिफाइन देंगे, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसा मैंने अभी बताया था n इक्वल्स टू 1 डालना है, ठीक है। NH ओवर 2 पाई केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो तो n की वैल्यू 1 डालोगे, बोर मैग्नेटॉन है इसलिए। डियर स्टूडेंट्स यहां से आपने देखा सब कुछ कांस्टेंट आ रहा है, वैल्यूज डालेंगे सारी कांस्टेंट्स की तो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। यहां पे यूनिट देना मस्ट है, यूनिट आपको जरूर देनी है। अब देखिए इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप देना चाहेंगे तो देंगे, वरना तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे यहां एक्सप्लेन करनी है कि अगर वो इसी से रिलेटेड कुछ और आपसे एडिशनल चीजें पूछ ले, ऊपर की कुछ चीजें छोड़ करके सिर्फ नीचे की चीजें पूछ ले, ये जो आपको मैंने यहां डिसाइड कर रखी हैं, बता रखे हैं, तो वो कैसे करोगे समझो। अब इस केस में क्या होता है जी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी होता है। अब स्पिन होता है तो इसकी वजह से हमारा इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा।
दोनों तरह के मोशन को हम कंसीडर करेंगे एट ए टाइम, तो यहां से हम म्यू एस ई वाई एम ई एस भी निकाल सकते हैं, जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट है मेरा, किसकी वजह से? स्पिन की वजह से। अब टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की बात मैं करूं तो ये एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट मेरे को मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट, नो डाउट स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट की बात यहां उसने नहीं पूछी थी, मैंने यहां एडिशनल बताया हुआ है कि अगर आपको कहीं भी डिस्कस हो जाता है तो आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कितना लिखना था ये बात मैंने बता दी, आप ब्रीफ कर सकते हैं, स्पिन की बात छोड़ सकते हैं, बोर मैग्नेटॉन की बात आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू पूरी पूरी निकाल के देनी है, एज वेल एज जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो राइट हैंड थंब रूल का कॉन्सेप्ट है, वो आपने यहां पे जरूर देना है, डायग्राम आपको जरूर बनाना है। थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड हम लोग करने की बात करेंगे। ये वाली सही है, जो भी है, सही।